नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो एनसीईआरटी क्लास है, क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है, उस पर जो है आज से हमारी जो है वह चर्चा प्रारंभ होगी। आप सभी को मैंने जो इसकी विषय वस्तु थी, यानी कि क्लास 9 की जो विषय वस्तु थी, वो आपको पहले ही अपने प्ले लिस्ट में मैंने दे रखा है। अगर आप चाहें तो जाके वहां से देख सकते हैं। लगभग 5 से 6 मिनट का जो होगा वो वीडियो होगा, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और हमारा उसी के आधार पर जो हमारा 9th क्लास का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री का, जिसको हम वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत जो है वह रख सकते हैं, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत आप देखेंगे में यही जो पाठ्यक्रम है वह देखने को मिलेगा। तो हम क्रम बाय क्रम वही पाठ्यक्रम के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो अगर आपने विषय वस्तु को नहीं देखा है तो प्लीज जाके विषय वस्तु को देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है वो एक क्लास का जो है वो बेसिक जो फंडा है वो आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले हम आप बात करेंगे कि आज से हमारा जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री प्रारंभ हो रहा है क्लास 9 की एनसीईआरटी के प्रारूप में। तो आज हमारा जो अध्याय पहला है, यानी कि अध्याय आज हमारा जो है वो एनसीईआरटी का जो है वो पहला है। और हमें जो इसका नाम देखने को मिलता है, यानी कि अगर इसके नाम के ऊपर जाए तो यह हमें फ्रांसीसी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति या फ्रांसीसी की क्रांति आप कह सकते हैं। फ्रांसीसी की क्रांति। चलिए आज हम फ्रांसीसी की क्रांति के ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। फ्रांसीसी क्रांति किन किन स्थिति में हुई, किन की परिस्थितियां, वहां की परिस्थिति कैसे रही, सामंत वर्ग किस प्रकार से वहां पे रहा, किस प्रकार से जो शासक थे वो किस प्रकार से रहे। तो हम उनके ऊपर जो है वह चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को जो है वह समझते हुए आगे बढ़ेंगे और एक तरीके से कह सकते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट की तरीके से जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो आज वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और इसमें हमें पहला जो सेशन देखने को मिलता है वह है हमारा फ्रांसीसी क्रांति। जो फ्रांसीसी क्रांति है हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा कर रहे हैं। तो पहला जो हमें पाठ्यक्रम देखने को मिलता है, या पहला हमारा जो बिंदु है इस अध्याय का, वह है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है वो फ्रांसीसी जो समाज है वो किस प्रकार से था, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है पहला पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, तो हम थोड़ी सी एक बार जो है वह चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी समाज किस प्रकार से उस समय था, किस प्रकार से वो अपना जीवन जो है वो यापन कर रहे थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें एक जो है वो वर्णन देखने को मिलता है कि जो शासक हैं, शासक वर्ग के बारे में हम थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे। तो शासक वर्ग से ही हम धीरे धीरे जो है वो और जो चीजें हैं उसको समझेंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि जो शासक वर्ग है, आपको बता दूं कि बुर्बो वंश के शासक 1774 ईस्वी में हमें जो है वो इनका राज्यकाल जो है वो देखने को मिल जाता है। इनका जो हमें समय देखने को मिलता जो समय था वो 1774 ईस्वी देखने को मिलता है और हमें जो इनका नाम देखने को मिलता है वह है लुई 14वां। तो बुर्बो वंश के लुई 14वां, इनका जो नाम हमें देखने को मिलता है लुई 14वां था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 1774 ईस्वी में जो है यह फ्रांस के शासक बने। लुई 14वां जो थे वो फ्रांस के शासक बने। फ्रांस के शासक के रूप में हमें देखने को मिलते हैं कि यह जो है वो बुर्बो वंश के थे और यह 1774 ईस्वी में जो है वो फ्रांस के शासक के रूप में जो है बने। जब यह शासक बने थे तो इनकी जो आयु थी वो महज 20 वर्षों की थी। यानी कि यह जब शासक बने थे तो इनकी जो आयु थी वह महज हमें 20 वर्षों की देखने को मिलती है। और इनका जो विवाह हुआ था वो हमें ऑस्ट्रेलिया नामक एक जगह की जो राजकुमारी थी उनका नाम था इंतो एनेत। आप जो है उनके नाम को नोट कर लीजिएगा। इनका जो विवाह हुआ था, विवाह ऑस्ट्रेलिया की राजकुमारी इंतो एनेत के साथ जो है वह इनका विवाह जो है हुआ था। तो एक प्रकार से हमें इनके बारे में जो प्रारंभिक बातें हैं वह देखने को मिल जाती है कि इस प्रकार से इनके बारे में प्रारंभिक बातें जो है वह देखने को मिल जाती है।
ये तो बात चर्चा करी हमने इनके जब ये कब शासक बने, इन्होंने ये कौन वंश के थे, इनका नाम क्या था, तो हमें इनका नाम जो है वो लुई 14वां देखने को मिलता है। आपको बता दूं कि जो 13वां 14वां द्वितीय तृतीय तब लगाया जाता है जब इसी नाम के कई शासक रहे हों, तो उनको जो है अगर लुई नाम के और शासक रहे होंगे तो उन्हीं के आधार पर आप देखेंगे इनको जो है वो लुई 14वां के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में यह जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। ये तो हमने पहला जो है वो भाग देखा। अब हम इसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे कि जब यह शासक बने उस समय इसकी हालत क्या थी, यानी कि इनके राज्य की हालत क्या थी, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि जब यह शासक बनते हैं उस समय जो फ्रांस की हालत थी वो क्या थी, तो हम उसके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। खाली राजकोष, जब यह बनते हैं तो इनके ऊपर बहुत सारी जो है वो पहली प्रारंभिक जो समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रारंभिक समस्याएं इनके शासनकाल में हमें देखने को मिलती है। उनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था वो था खाली राजकोष। तो खाली राजकोष के ऊपर चर्चा करते चलेंगे तो इसी में हमें एक एक पहलू जो है वो और जो है वो जुड़ते हुए चले जाएंगे, तो हम एक एक चर्चा इसी के ऊपर करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो इनका खाली राजकोष था यह किन कारणों से था। तो आपको बता दूं कई सारे जो है वह गृह युद्ध जो है वो होते रहते थे। युद्धों के कारण, युद्धों के जो कारण है इनके कारण इनका जो राजकोष है वो काफी ज्यादा खाली है, कि सैनिकों को सैनिक मरते थे तो उनको जो है वो कह सकते हैं क्षति आपूर्ति जो है वो दी जाती थी, इनके परिवार को ये सारी चीजें दी जाती थी। तो आप देखेंगे कि एक जो है वो राजकोष हमें खाली देखने को मिलता है। आपको एक बात और बताओ, अभी आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और आपको बताएंगे, इन्होंने जो है वो अमेरिका को जो है वो ब्रिटेन से आजाद करवाया था, यानी कि 13 उपनिवेशों से अमेरिका को जो है वो ब्रिटेन से आजाद करवाया था। तो जब इन्होंने आजाद करवाया था उसमें जो है वो बहुत सारी इनके ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि कर्ज जो है वो लगे। तो अभी हम आगे उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे युद्धों के कारण। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वह कह सकते हैं इनका जो है वह कह सकते हैं कि फिजूल खर्ची, यानी कि फिजूल खर्ची राजशाही। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि फिजूल खर्ची। तो फिजूल खर्ची जो था इनका बहुत ज्यादा था कि यह लोग जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो दरबार किया करते थे। बहुत सारी जो है वो कह सकते हैं कि रियासतें जो थी वहाँ पे शान शौकत से रहा करते थे। खाने पीने की जो चीजें थी वो शाही होती थी, इनमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खर्च लगता था। तो इनसे भी जो है वो इनके ज्यादा ज्यादा जो है वह कह सकते हैं कि राशि जो है वह खाली होती हुई देखने को मिलती है। तो खाली जो हमें राजकोष देखने को मिलता है यह पहलू हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो हमें फिजूल खर्ची का जो बोझ है वो भी हमें देखने को मिलता है। ये तो हमने एक अहम बात समझी कि इनमें क्या क्या हमें विशेषताएं देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि फ्रांस ने जो है वो अमेरिका को, मैंने अभी आपको बताया था कि अमेरिका को जो है वो ब्रिटेन से, आप देखेंगे अमेरिका की जो 13 उपनिवेश हमें देखने को मिलता है उसको जो है उपनिवेशों को जो है वो ब्रिटेन से आजाद करवाया था। तो जब इन्होंने ब्रिटेन को आजाद करवाया था तो सॉरी अमेरिका को जब ब्रिटेन से इन्होंने आजाद करवाया था, इनके ऊपर 10 लिब्रो, इनकी एक मुद्रा है जिसका नाम है लिब्रो। तो 10 अरब लिब्रो जो है वो इनके ऊपर जो है वो कर्जा अलग से जो है वो चढ़ गया था। यानी कि ये युद्ध का जो खर्चा था, तो आप इसको जो है एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं। अमेरिका को अमेरिका को अमेरिका को ब्रिटेन, सॉरी माफ कीजिएगा, अमेरिका के 13 उपनिवेशिकों 13 उपनिवेशिकों को ब्रिटेन से आजादी इन्होंने जब दिलवाई थी तो इनके ऊपर जो है वो कह सकते हैं एक जो है वह इनके ऊपर एक तरीके से आप देखेंगे कि 10 अरब लिब्रो का जो है वह इनके ऊपर जो है वह कर्ज जो है वह चढ़ जाता है। तो जब 10 अरब लिब्रो का कर्ज चढ़ता है, और उससे पहले भी हमें ऐसा अनुमान देखने को मिलता है कि इनके ऊपर जो है वो 2 लिब्रो अरब का जो है वह कर्ज इनके ऊपर जो है वो पहले से ही बना हुआ था। यानी कि 2 लिब्रो कर्ज का अरब कर्ज का इनके ऊपर पहले से ही बना हुआ था। तो आप देखेंगे इनके ऊपर ये सारी जो है अब जो है वो 12 अरब जो लिब्रो है, लिब्रो 1 रुपया था जो कि हमें फ्रांस का देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि लिब्रो का कर्ज जो है वह इनके ऊपर जो है बढ़ता चला गया। तो आप देखेंगे कर्ज के कारण जो है वो राज्य की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा हमें कमजोर जो है वह देखने को मिलती है कि राज्य जो था वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। इसमें जो शासक वर्ग था वो काफी ज्यादा जो है वो कमजोर हो चुका था। तो शासक जो कमजोर होते थे
तो आप देखेंगे कि हमें इनके, अब हम देखेंगे कि इनके आय के क्या क्या स्रोत थे। तो आपने पहले तो इनके कर्ज के बारे में देखा कि इनके ऊपर ऐसे सारे इनके फिजूल खर्ची हैं, शानशाही है, ये सारी व्यवस्था है। युद्ध में इन्होंने अपना जो है वो काफी ज्यादा, और इन्होंने आसपास पड़ोस के भी लोगों से जो है, जो राज्य है उनसे भी कर्ज ले रखे थे। और हम बातें आगे जो है वो समझते हुए चलेंगे कि इन्होंने कर्ज क्यों लिए, क्या कारण थे, तो हम इनके ऊपर थोड़ी सी अभी चर्चा करेंगे। तो अब हम देखेंगे थोड़ी सी फ्रांसीसी समाज के बारे में। तो हम ये तो हमने खाली रिक्त कोष, जो इनका खाली राजकोष था, उसके बारे में चर्चा करा। अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी समाज के बारे में। जो फ्रांसीसी समाज है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो हम इसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि फ्रांसीसी समाज में हमें जो है वह 3 स्टेट देखने को मिलता है, यानी कि 3 स्टेट जो है वह देखने को मिलता है। तो आप जो है वो उसको नोट कर लीजिएगा। इसमें हमें 3 स्टेट जो है वह देखने को मिल जाता है। 3 स्टेट्स जो है वह मिलता है, देखने को मिलेगा। तो आप हर जगहों पे इसको जो है वो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह हमें पूरे इस अध्याय में, यह हमें काफी जगहों पर जो है इसका नाम देखने को मिलेगा। आप जो है वो नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है यह जानकारी देखने को मिल जाती है कि जो फ्रांस फ्रांस के हमें फ्रांसीसी जो समाज है वो 3 खंडों में, या कैसे 3 वर्गों में जो है, मोटा मोटा समझे तो 3 वर्गों में जो है हमें विभाजित देखने को मिलता है। आपको बता दूं, पहले जो हमें 2 वर्ग देखने को मिलते हैं, यानी कि पहला वर्ग और दूसरा वर्ग जो था, वह कह सकते हैं कि फ्रांस की एक कह सकते हैं कुलीन वर्ग, शासित वर्ग, और जो वहाँ पे पादरी वर्ग था, इसको जो है वो हमें इन दोनों वर्गों में देखने को मिलता है। लेकिन आपको बता दूं, तीसरा वर्ग था वह कह सकते हैं कि वह फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख जो है, वह कह सकते हैं कि स्तंभ पिलर था। तो आप देखेंगे स्तंभ था, तो आप देखेंगे कि जो तीसरा है, यही जो है वो कर्ज देता था, यानी कि यही जो है वो कर्ज देता था। बाकी 2 जो कह सकते हैं कि वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, वह कर नहीं देते थे, यानी कि वर्ग वह कर का भुगतान जो है वो नहीं करते थे, वो पूर्ण रूप से कर्ज से मुक्त थे। और ये सारी चीजें जो है हमें देखने को मिल जाती है। तो अब हम थोड़ी सी इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो ये 3 स्टेट हैं, इनके बारे में हमने एक मोटा मोटा बातें जो मैंने बताया, तो तीन बातें जो है हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाती है कि इनकी 3 विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। जो पहला वर्ग था वो हमें कुलीन शासन वर्ग देखने को मिलता है। वह जो है वो किसी प्रकार का कर्ज जो है वो राज्य को नहीं देता था। तो आप देखेंगे यहाँ से जो है वो आमदनी का स्रोत हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे जो दूसरा था वो पादरी वर्ग था, वो धार्मिक कर्म कांडों को किया करता था। और वह जो है वह कह सकते हैं कि जो तीसरा वर्ग था उससे जो है वो कर वसूला करता था। अभी हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे कि ये कौन कौन से कर्ज जो है वो लेते थे। और जो तीसरा वर्ग था वो किसान वर्ग, व्यापारिक वर्ग के अंतर्गत जो है वो आता था, जो कि कह सकते हैं कि समस्त जो अर्थव्यवस्था थी वो उन्हीं के सरमत्थे जो है हमें देखने को मिलती है। यानी कि समस्त फ्रांसीसी अर्थव्यवस्था जो थी वो तीसरे वर्ग के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट था। तो आप देखेंगे जो तीसरा वर्ग है वो काफी ज्यादा जो है वो महत्वपूर्ण अपने आप को समझता है, और आगे हम उन्हीं के विशेषताओं के बारे में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे यही सारी जो चीजें हैं हमें 3 स्टेट की जो है वो देखने को मिल जाती है। ये तो हमने एक जो है स्टेट का इनके बारे में जो वर्ग थे उनके बारे में जो है समझने का प्रयास किया। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो है वो यानी कि लगभग जितने भी फ्रांसीसी देश था, यानी कि जितना फ्रांसीसी भूभाग था, इसका जो 90% था, 90% था, इस पर जो है वो किसानी हुआ करता था। किसान जो है वह रहते थे, किसान जो है वो किसानी किया करते थे। लेकिन आपको बता दूं कि इस पर जो है वो किसान जो जमींदार हैं उनकी संख्या जो है हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। जो किसान जमींदार हैं उनकी संख्या हमें यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलता है। लगभग आप देखेंगे कि 60% जो भूभाग है, आप यहाँ पे जो है वो नोट कर लीजिएगा, 60% भूभाग पर भूभाग पर भाग भर कुलीन वर्ग का जो है वो वर्चस्व हमें देखने को मिलता है। कुलीन वर्ग का जो है वो हमें वर्चस्व देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि पहली तो आपको बता दूं कि जो खाली राजकोष है उसका हमें सबसे बड़ा जो उदाहरण देखने को मिला कि यहाँ पे युद्ध हो रहे हैं, फिजूल खर्ची हो रही है, अमेरिका के साथ, अमेरिका को जो है ब्रिटेन से आजाद कराया गया है, इसके ऊपर जो है वो 12 लिब्रो का जो है 12 लिब्रो अरब का जो है वो कर्ज लदा हुआ है। तो आप देखेंगे ये जो हमें समस्याएं देखने को मिल रही हैं वो हमें सरकार की पर्सनल समस्याएं जो है वह देखने को मिलती है। अब हम जनता के ऊपर अगर चर्चा करें तो आप देखेंगे इसमें भी जो फ्रांसीसी समाज है वो हमें 3 खंडों में विभाजित देखने को मिलता है। जो 2 खंड है, यानी कि मैंने आपको बताया कुलीन वर्ग और जो
पादरी वर्ग हैं वो किसी भी प्रकार का जो है वो राज्य को जो है वो कर नहीं दिया करते थे, किसी भी प्रकार का जो है वो कर नहीं दिया करते थे। लेकिन जो हमें तीसरा वर्ग देखने को मिलता है, किसान वर्ग, व्यवसायिक वर्ग कह सकते हैं, इन प्रकार की जो किसान वर्ग, दास वर्ग, ये जो सारे लोग हैं वह जो है वो कर दिया करते थे और इन्हीं के ऊपर जो है सरमत्थे पूरा हमें अर्थव्यवस्था जो है वह देखने को मिलता है, यानी कि पूरा फ्रांसीसियों का जो है वो अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। अब हम उन्हीं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि आप देखेंगे लगभग 80% जो है सॉरी माफ कीजिएगा 90% जो है वो हमें पूरे फ्रांसीसी में जो है वह किसान किसान जो है वह देखने को मिलते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि किसानों की जो जमीन थी उसमें आप देखेंगे कि 60% जो है वह भूभाग पर जो है वो कुलीन वर्ग का जो है अधिकार था, यानी कुलीन वर्ग का कब्जा था, जो कि अपने अंतर्गत जो है वो लोगों से जो है वो कार्य करवाया करते थे, दासों को रखकर कार्य करवाया करते थे, बगानों में कई सारे जो है वो उद्योग चलाया करते थे, कारखाने बनाया करते थे। तो ये चीजें जो है हमें देखने को मिलती है कि 60% जो है वो कुलीन वर्ग के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जो सरकार को किसी भी प्रकार के जो है वो कर नहीं देते थे। तो आपको ये मोटा मोटा याद रखना है कि ये किसी भी प्रकार के जो है वो कर सरकार को नहीं देते थे। जो कृषि वर्ग था वही सिर्फ जो है वो कह सकते हैं कि सरकार को कर दिया करता था। तो आप देखें इस प्रकार से जो है वो इनकी अर्थव्यवस्था जो है वो एक तरीके से हमें टूटती हुई देखने को मिल जाती है। तो हमने इनके बारे में जो है चर्चा करा। अब हम देखेंगे कर के प्रारूप क्या क्या थे। तो कर हमें कौन कौन से कर देखने को मिलते हैं, कर के प्रारूप। तो यहाँ पे हमें दो प्रकार के जो है वो कर देखने को मिलता है। पहला जो हमें कर देखने को मिलता है उसका अभी जो नाम देखने को मिलता है वो है टाइट। उसका नाम था टाइट। टाइट टाइट यह एक कह सकते हैं कि यह एक धार्मिक हमें कर के रूप में जो है वह देखने को मिलता है, जो कि जो पादरी वर्ग मैंने आपको बताया था कि जो हमें सेकंड वर्ग देखने को मिला था। तो सेकंड वर्ग जो पादरी वर्ग था वह जो है वो इसको लेता था। यह एक धार्मिक कर था जो कि किसानों से जो है वसूला जाता था। एक हमें दूसरा कर देखने को मिलता है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है टाइज। टाइज कर हमें एक और देखने को मिलता है जिसका नाम था टाइल कर। टाइल कर टाइल कर। तो आपको दो करों के जो है वह नाम याद रखने हैं कि यहाँ पे हमें दो करों की जो वसूले जाते थे इनके द्वारा वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो आप देखेंगे कि टाइल कर जो हमें देखने को मिलता है यह जो है वह कह सकते हैं कि यह सरकार द्वारा जो है वो किसानों से वसूला जाता था, यानी कि कह सकते हैं किसान द्वारा जो है वो प्रत्यक्ष कर सरकार द्वारा जो है किसानों से प्रत्यक्ष कर के रूप में जो है लिया जाता था। तो इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर के रूप में जो है वह हमें देखने को मिलता है। तो टाइल के बारे में हमने देखा और यहाँ के बारे में देखा कि ये दो कर हमें विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण है वह देखने को मिलती है। और यह जो कर वसूला जा रहा है वह थर्ड जो कह सकते हैं कि वर्ग है उससे जो है वसूला जा रहा है। जो थर्ड वर्ग है, तीसरा वर्ग है, उससे राजा भी कर जो है वह कर वसूल रहा है, जो सामंत है वो भी कर वसूल रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया कि धार्मिक जो टाइट कर है जब भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो यह पद्धति हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि इस प्रकार की जो वित्तीय हमें संकट देखने को मिल रहा है, इसी के कारण आप देखेंगे कि जो अब जनता जो है वो उनके इस बीच में जो है वो जीने का संघर्ष किस प्रकार से है। तो एक जो पॉइंट है आप नोट कर लीजिएगा कि जनता का जीने का संघर्ष, जीने का संघर्ष जब इस प्रकार से उनसे कर वसूला जा रहा है और उन्हीं के ऊपर जो है पूरा शासन व्यवस्था टिका हुआ है, पूरा वह एक महत्वपूर्ण पिलर है। तो आप देखेंगे इनकी जो व्यवस्था रही तो अब यह किस दशा में है, हम थोड़ी सी इनके बारे में जो है वह चर्चा कर लेंगे। आपको बता दो कि फ्रांस की जो हमें जनसंख्या देखने को मिलती है, पहले तो हम एक जनसंख्या के माध्यम से आपको बात करें तो 1715 ईस्वी में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो हमें जनसंख्या देखने को मिली है फ्रांस की, वह हमें 2.3 करोड़ की जो है वह देखने को मिली है। यानी कि एक जनसंख्या के बारे में पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि जनसंख्या जो है वह हमें 1715 ईस्वी में 2.3 करोड़ जो है वह देखने को मिली है। लेकिन यही जो जनसंख्या है वो बढ़ करके 1789 ईस्वी में 2.8 करोड़ हो गई। 2.8 करोड़ हो गई। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वह जनसंख्या यहाँ पे बढ़ी है। तो अब जब जनसंख्या बढ़ी है
तो यहाँ पे जो है वो संसाधनों का जो भी जरूरत होने का जो है वो हमें देखने को मिलेगा कि अब जो है वो इनको खाने पीने के लिए जो है वस्तुएं भी चाहिए होंगी, इनको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए होगा, रहने के लिए घर चाहिए होगा। तो यह जो है वो किस प्रकार से बढ़ रहा है। तो आपको बता दूं कि शासक वर्ग द्वारा इनके ऊपर जो है वो इस प्रकार की कोई भी जो है वो कार्य नहीं किए जा रहे हैं जिससे कि जनता को जो है वो किसी प्रकार का जो है वो आराम मिले। अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि क्या क्या हमें इसमें और विशेष जो चीजें वो देखने को मिलती है। तो आप देखेंगे कि जनसंख्या जो है वो इस प्रकार से जो है हमें बढ़ती हुई देखने को मिलती है। आपको बता दूं कि जो हमें फ्रांस देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें कई सारे जो है वो प्राकृतिक आपदा जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे जो है वो सूखा पड़ जाना, यानी कि सूखा पड़ने के कारण भी जो यहाँ के वासी थे उनको जो है वो ठीक तरीके से उनका जो उत्पादन था वो हो नहीं पाता था, यानी कि उनका उत्पादन जो था वो ठीक तरीके से नहीं हो पाता था, जिस कारण से इनको एक कह सकते हैं कि बहुत बार जो है वो महामारी का जो है वो सामना करना पड़ा है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो बर्फ पड़ जाने के कारण जो है वो खेती जो होती थी वो खराब हो जाती थी। तो खेती जब खराब हो जाती थी तब भी इनको जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो महामारी का जो है वो सामना करना पड़ता था। और इन सभी के बीच में कोई भी जो है वो शासक वर्ग द्वारा इनको जो है वो सहानुभूति नहीं दी जा रही, कोई भी जो है वो राहत नहीं दी जा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब जो है वो जनता के अंदर जो है वो आक्रोश की भावना हमें देखने को मिलती है। अब जनता जो है वो धीरे धीरे आक्रोशित होती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो आप देखेंगे कि अब अगर हम इसी सेंटेंस में आगे बढ़े तो आप देखेंगे कि अब इनके जो है वो खाने का हमें मुख्य जो है वो स्रोत क्या देखने को मिलता है। तो आपको एक चीज जो है वो नोट करना है कि मुख्य स्रोत खाने का मुख्य स्रोत खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री की अगर बात करें तो हमें सभी वर्गों के लिए, यानी कि लगभग तीनों वर्ग जो है वो इसका प्रयोग किया करते थे। तो हमें एक पावरोटी का जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। पावरोटी, पावरोटी जिसको आजकल हम लोग खाते हैं वही पावरोटी है जो कि वहां पे फ्रांस में खाया जा रहा है। आप देखेंगे कि इसका जो है वो बहुलता हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत सारे इसके कारखाने वहां पे उस समय जो है वो लगे हुए थे पावरोटी के, जो कि उनके जीवन को जीने के लिए। आपको बता दूं कि वहाँ की जो शीत मौसम है, यानी कि मौसम जो है वो काफी ज्यादा ठंडा है। तो वहाँ पे लोगों को खाने के लिए जो है वो ऐसी खाने का व्यवस्था किया जाता था कि जो कुछ दिनों तक जो है वो सर्वाइव कर पाए, कुछ दिन तक चल पाए। तो वहाँ पे ठंडा मौसम होने के कारण ऐसे खाने जो है वो काफी टाइम तक जो है वो चल जाते थे। तो आप देखेंगे ये सारी पद्धतियां जो है वो पावरोटी में हमें देखने को मिलती है कि पावरोटी जो है वो इस पद्धति से बनाया जाता था कि वो कई दिनों तक जो है वो रह सकता था, मतलब कई दिनों तक जो है वो सर्वाइव कर सकता था। तो हमें ये पद्धति यहाँ पे देखने को मिलती है। आप आज भी देखेंगे कि भारत में जितने भी हमें पावरोटी देखने को मिलते हैं उन पे भी हमें जो है वो एक हफ्ते का जो है वो कह सकते हैं कि वैलिडिटी जो है वो होती है, यानी कि वो एक्सपायर होगा एक हफ्ते बाद ही। तो ये पद्धति हमें यहाँ पे भी जो है वो देखने को मिलती है कि इन्हीं के कारण जो है वो पावरोटी का सेवन यहाँ पे ज्यादा किया जा रहा है, पेस्ट्री का सेवन ज्यादा किया जा रहा है, केक का सेवन ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। तो इन सारी पद्धतियों का जो है वो प्रयोग हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। लोग अपने खाने के लिए जो है वो इन सभी चीजों का जो है वो उपभोग जो है वह किया करते थे। इस प्रकार से हमें पावरोटी का जो है वो विशेष बातें जो है वह देखने को मिलती है। तो हमने पावरोटी के बारे में समझा। अब हम थोड़ी सी समझेंगे कि जब अकाल पड़ता था, जब मैंने बताया आपको, जब ओले पड़ते थे, जब सूखा पड़ता था, तो यहाँ के जो लोग थे वो किस प्रकार से जो है वो अपना जीवन यापन करते थे, हम थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करेंगे। तो हमने देखा जैसे कि पावरोटी एक हमें प्रमुख इनके खाद्य सामग्री के रूप में देखने को मिलता है। इसको तैयार करने के लिए जो है वो कई सारे जो है वो मिल मजदूर होते थे, कई सारे मिल मजदूरों मजदूर कई सारे जो है वो मिल मालिक होते थे जो कि कुलीन वर्ग से जो है वो बिलोंग करते थे। वो किसी भी प्रकार का जो है वो कर शासक को नहीं देते थे। तो इसलिए आप देखेंगे कि उनकी जो आमदनी है वो काफी ज्यादा होती थी। लेकिन वो क्या करते थे कि जो इनके नीचे मजदूर काम किया करते थे उनको जो है वो कह सकते हैं कुछ ही पैसा जो है वो दिया करते थे, यानी कुछ ही मुद्रा जो है वो उनको दिया करते थे। और इस पर जो है वो सरकार द्वारा कोई भी आरोप, कोई भी रोक हमें देखने को नहीं मिलता कि उनको ऐसा कोई उनके लिए कोई ऐसी पद्धति लागू करे जिससे कि किसी भी इंसान का जो है वो शोषण ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति का जो है वो शोषण यहाँ पे ना हो। ऐसी कोई पद्धति जो है वहाँ पे हमें लागू करता हुआ शासक वर्ग देखने को नहीं मिलता। अब जो जनता है जब ये इनसे खरीद रहे हैं, तो जब अकाल पड़ता था तो अकाल पड़ने के समय जो है वो मिल मजदूर जो मिल मालिक जो होते थे वह अपनी कह सकते हैं कि जो जमाखोरी है वो करना प्रारंभ कर देते। तो जमाखोरी से हमारा सीधा सीधा आशय ये है, जैसे कि मान लीजिए कि इनका कोई कारखाना है, उसमें कई सारे मजदूर जो है वो काम कर रहे हैं, उनको छोटी छोटी राशि जो है वो दिया जा रहा है, लेकिन वो जो है वो अपने उत्पादन को एक जगह संग्रह कर रहे हैं। जब संग्रह कर रहे हैं और उसी समय जब अकाल पड़ता था, यानी कि संग्रह तो हमेशा होता था, तो अकाल जब पड़ता था
तो वो उसी वस्तु को जो कि कम दामों में तैयार किया गया है, उसी वस्तु को जो है वह कह सकते हैं ऊंचे दामों में बेचा करते थे। यानी ऊंचे दामों में जब बेचा करते थे, अब वो जनता यही है, जनता मतलब जो कमा रही है पैसा यही है। मान लीजिए कि पावरोटी की कीमत, एक पावरोटी की कीमत हम मांग चलते हैं 5 रुपए, और जनता को जो इनके यहाँ पे मजदूर काम कर रहा है उसको ये दे रहे हैं 3 रुपए। तो अब जनता को यानी कि जिसको खाना है वह एक पाव रोटी को अगर एक पाव रोटी 5 रुपए का आ रहा है, तो यहाँ पे 3 लोग अगर खाएंगे एक पाव रोटी को, तो कितने दिनों कितने पैसों में खाएंगे। तो आप देखेंगे कि इनके पास जो है वो एक महामारी की व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है कि लोग जो है वो भूख से जो है वो बेहाल में यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो ये कारण है कि लोगों के अंदर जो है वो आक्रोश अब भर रहा है, वो इस बात से जो है वो पीड़ित है कि हमारे ऊपर जो है वो शासकों द्वारा जो पहले तो कर लगाया जाता था, उसके बाद हमारे ऊपर जो है वो 2 वर्ग जो है वो शासन भी कर रहा है। हमारे कर को वसूल कर ही इन लोगों को जो है वो इनकी भत्ता मिल रही है, इनकी जो राजकोषी है वो हो रही है, और हमें के ऊपर जो है वो यह अत्याचार जो है वो करते हुए देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मिल मालिक है इनकी जमाखोरी से जो है वह कह सकते हैं कि हमें जो फ्रांस की क्रांति का एक हमें जो खाना बना बुना जाता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि आप देखेंगे फ्रांस की जो क्रांति का एक काना बना मैंने आपको बताया कि बुना हुआ जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि मैंने एक जो क्रम है वो आपको बताने का प्रयास करा कि किस प्रकार से यहाँ पे इस लुई चौधावा का जो है वो राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद उनकी शादी हुई। उसके बाद आप देखेंगे जब यह शासन बने तो इनकी कई सारी जो है वो पहली जो है वो प्रारंभिक समस्याएं रही, खाली राजकोष किस प्रकार से हो रहा युद्ध में, उसके बाद आप देखेंगे जमाखोरी में, उसके बाद आप देखेंगे जो फिजूल खर्ची इनकी हो रही है, अमेरिका को इन्होंने आजाद करवाया है, उसके बाद इनके ऊपर 12 लिब्रो अरब का जो है वो खर्च जो है वो कर्ज चढ़ा हुआ है। उसके बाद इनको जो है वो कुछ भी जो ऐसी हमें पद्धति सरकार द्वारा जो है वो लागू की नहीं जा रही है जिससे कि सरकार को जो है वो फायदा हो, लोग जो है वहाँ पे निवास कर रहे हैं उनको फायदा हो। तो ऐसी कोई भी पद्धति हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि एक ही वर्ग है जो कि सरकार को, कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग को, सबको जो है वो कर दे रही है। बाकी सारे के सारे जो लोग हैं वो अमीर एक तरीके से स्वतंत्र रूप से जो है वह अपना काम कर रहे हैं। तो ये पद्धति हमें यहाँ पे जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे कि जब जो लोगों के सामने ऐसी समस्या आ रही हैं, तो अब जो ये लोग हैं यानी कि जो यहाँ के लोग हैं, अब उनमें क्या जो है वो जागरूकता हमें देखने को मिलती है। यानी कि अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा उभरते हुए मध्य वर्ग की जो विशेषताएं हमें देखने को मिलेंगी, विशेष अधिकार देखने को मिले हैं। तो आप देखेंगे जो उभरते हुए जो नए वर्ग इसमें हमें उभरते हुए देखने को मिलेंगे, उन्होंने किस प्रकार से जो कुलीन वर्ग है, सामंत वर्ग है, उन पर किस प्रकार से जो है उनके सुख सुविधाओं पर जो है वो रोक लगाया है। तो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे उभरते हुए उभरते हुए सामान्य लोग, जिन्होंने अब किस प्रकार से आगे जो कुलीन वर्ग इनके ऊपर शासन कर रहे हैं उन पर किस प्रकार का जो है वो रोक लगाया है। तो आप देखेंगे हम इन्हीं के ऊपर जो है चर्चा करेंगे किस प्रकार से इन्होंने रोक लगाया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं जो कुलीन वर्ग है इनमें हमें जो है वो तीसरा वर्ग जो है वो एक कह सकते हैं कि अब वो कुछ चीजों को कर करके जो है वो समृद्ध भी हो रहा है। यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जो कि व्यापारी का कार्य किया करते। मैंने आपको बताया कि जो है वो समुद्रिक व्यापारी थे, वो समुद्र से जो है वो दूर दूर तक जो है व्यापार किया करते थे। तो उनके पास जो है वो थोड़ा सा जो पैसा है वो आ रहा है, जिस कारण से वो सरकार को भी भरण पोषण कर रहे हैं और अपना भी जो है वो परिवार चला रहे हैं। वो एक समृद्ध रूप में धीरे धीरे जो है वो पहुंच रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कुछ वकील हमें भी देखने को मिलते हैं जो कि एक जगह पर रह करके जो है वकील का कार्य कर रहे हैं, और वह कह सकते हैं कि अपना जीवन यापन करते हुए, और उनके पास जो है वो ज्ञान भी है, शिक्षा भी है। आप देखें कि मैंने व्यापारी जो है वो अलग अलग देशों में जब व्यापार करते थे तो उनके पास जो है वो नॉलेज थोड़ी थी, वो ज्यादा हमें देखने को मिलती है कि वह जगह जगह पर जाकर जगह जगह के लोगों से मिल करके वो समझते थे कि कहाँ की व्यवस्था क्या हमें देखने को मिलती है। वकील वर्ग था जो कि प्रशासनिक कार्य का जो है एक प्रमुख होता था, तो वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब जो ये तीसरे वर्ग के लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि किसान हैं, वह धीरे धीरे अब जो है वो समृद्ध होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब वो जो है शिक्षक का काम कर रहे हैं, वकील का कार्य कर रहे हैं, समुद्री व्यापारी का कार्य कर रहे हैं, बीच में आप देखेंगे सौदागरों का काम जो है वह कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो प्रशासनिक सेवा को दे रहे हैं, तो उनके अंदर जो है वह एक तरीके से जो है उनके पास एक मजबूत जो है वो पहलू आता हुआ हमें देखने को मिल रहा है कि मजबूत जो वर्ग है वो हमें उठता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि अब जो 18वीं सदी है, तो आप देखेंगे कि 18वीं सदी में जो है वो उभरते हुए जो हमें नए वंश देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 18वीं सदी में
18वीं सदी में जो है वो नए हमें जो है वो वर्ग यहाँ से उत्पन्न होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो नए वर्ग हैं इन्होंने क्या किस प्रकार की जो है वह नीति अपनाई। तो मैंने आपको बताया कि इसमें काफी चीजें जो है हमें देखने को मिली कि जैसे समुद्री व्यापारिक हैं, वकील हैं और प्रशासनिक हैं, शिक्षक हैं, सौदागर हैं, ये सभी लोग जो है वो धीरे धीरे जो है वो इस वर्ग को यानी कि जो तीसरा वर्ग है नीचे वाला जो एक नीचे तबका दबा हुआ है जो यह लोग हैं वो धीरे धीरे जो है वो अब जागरूक होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। इनमें से एक हमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वह कह सकते हैं कि जो दार्शनिकों का हमें महत्वपूर्ण जो है वो रोल देखने को मिलता है, जो कि आगे चल करके अब जो है इन्हीं की पद्धति को लागू करके यहाँ के लोग जो है वह कुलीन वर्ग और जो सामंत वर्ग है इनके ऊपर जो है वो रोक लगाएंगे। तो रोक किस प्रकार से लगाएंगे हम इनके ऊपर भी थोड़ा सा जो है वह समझने का प्रयास करेंगे। आप देखेंगे कि जो हमें राष्ट्रवादी देखने को मिलेंगे, जो राष्ट्रवादी देखने को मिलेंगे, जो दार्शनिक देखने को मिलेंगे, यानी फ्रांस के दार्शनिक 18वीं सदी में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रांस के दार्शनिक, फ्रांस के दार्शनिक, फ्रांस के जो दार्शनिक है वो किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे इन्होंने एक नई जो है वो पहलू को जो है वो लागू किया। मैंने आपको बताया कि यह जो लोग, मैंने अभी आपको बताया ये जो सारे जो लोग थे, जो सौदागर थे, व्यवसायिक थे, समुद्री यात्री थे, समुद्र से व्यापार करने वाले थे, जो वकील थे, इन सभी में आप देखेंगे कि इनको जो है वो फ्रांस में जो है वो मध्य वर्ग के अंदर जो है वो माना जाने लगा। यानी कि यह जो लोग आने लगे इनको जो है वो मध्य वर्ग के अंदर, आपको यहाँ पे जो है वो नोट कर लेना है कि यह जो अब हम पद्धति देखेंगे वो है मध्य वर्ग। मध्य वर्ग के अंदर इनको जो है वो माना जाने लगा कि अब यह जो है वो मध्य वर्ग के लोग हो चुके हैं। इन्होंने अब किस प्रकार से जो है वो समाज में अपना जो है वो छाप छोड़ा, किस प्रकार से यह समाज में आगे बढ़े और किस प्रकार से इन्होंने इनके ऊपर जो है वो अंकुश लगाने का प्रयास किया, इनकी शक्तियों को जो है वो अंत करने का प्रयास किया। अब हम थोड़ी सी इनके ऊपर चर्चा करेंगे और किस प्रकार से हमारी फ्रांस की क्रांति अब धीरे धीरे जो है वो प्रारंभ यहाँ से होती हुई हमें देखने को मिल रही है। ये तो हमने इनकी प्रारंभिक बातों को समझा। अब हम देखेंगे कि फ्रांस की क्रांति जो है वो किस प्रकार से जो है वो उभरती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो अब लोगों में जो है वो एक जागरूकता जो है हमें देखने को मिलेगा कि लोग अब थोड़ी थोड़ी जो है वो जागरूक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिलेगा कि अब यह मध्य वर्ग में जो है वो इनका जो है वो बदलाव हो रहा है, इनमें नए नए लोगों की जो है उत्पत्ति होती हुई हमें देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। अब हम देखेंगे जो हमें दार्शनिक देखने को मिलेंगे तो हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो जो हमें पहले दार्शनिक देखने को मिलते हैं, जिनका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जो हमें नाम इनका देखने को मिलता है जॉन लॉक। जॉन लॉक, जॉन लॉक। दूसरे जो हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें यहाँ पे जो है तीन लोगों का जो है वो देखने को मिलेगा, जो जाक, जो जाक, और जो तीसरे हैं उनका जो हमें नाम देखने को मिलेगा वो है रूसो। तो रूसो को तो आप सभी को पता ही होगा, नाम तो आपने सुना ही होगा रूसो का। तो रूसो को आप एक इंपॉर्टेंट फेज में रखिएगा। अभी हम इनके ग्रंथों के ऊपर चर्चा करेंगे कि रूसो ने कौन सी ग्रंथ लिखी, इन्होंने कौन सी ग्रंथ लिखी। तो आपको बता दूं कि जो जॉन लॉक है इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो है वो पुस्तक लिखी जिसका नाम था टू ट्राइटेज ऑफ गवर्नमेंट। इनका एक पुस्तक था जॉन लॉक का, तो आप इसको जो है वहां पे लिख लीजिएगा, जॉन लॉक का जो है वो टू ट्राइटेज ट्रू ट्राइटेज टू ट्राइजेज, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्राइजेज होगा यहाँ पे, ट्राइजेज, ट्रू ट्राइजेज, ट्रू ट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमें इनकी किताब देखने को मिलती है, ये एक महत्वपूर्ण जो है वो लाभ की किताब हमें देखने को मिलेगी। तो ये की जो पुस्तक है इसके बारे में आपको बता दूं तो ये एक पुस्तक जो हमें महत्वपूर्ण देखने को मिली है, जिसने कि जो शासक है, जो शासक वर्ग है, उसकी जो है वो जन्म कह सकते हैं कि सिद्धांत है, जिसको कहते हैं कि हम एक तरीके से राजा की जो दैवी सिद्धांत है उसका इन्होंने जो है वो खंडन करने का प्रयास किया, उसको इन्होंने खंड करने का प्रयास किया। उसके बारे में बताया कि यह जो है
वो इनके ऊपर जो है किस प्रकार से लागू होगा। कोई भी जो है वह राजा जो है वो ईश्वर का जो है सिद्धांत नहीं है, यानी कि दैवी सिद्धांत जो ईश्वर को लोग देवता का रूप मानते थे, वह सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन करते हुए इस पुस्तक में जो है यह बताने का प्रयास किया कोई भी जो है वह शासक वो दैवी सिद्धांत के अंतर्गत नहीं है, हमारा या जो है वो निजी हितों को जो है वह यह उन्मूलन करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यह जो पद्धतियां हैं अब धीरे धीरे जो है वो लोगों में जागरूकता जो है वो फैलती हुई हमें देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप देखेंगे कि मैथ्यूज के एक हमें पुस्तक देखने को मिलती है, द रिपब्लिक ऑफ द लाज। यह हमें पुस्तक देखने को मिलती है जिसका नाम हमें कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं इन पुस्तकों में जो है हमें इस प्रकार के वर्णन देखने को मिलते हैं कि सरकार के अंदर जो है वो न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका का जो है वो वर्णन, जो खंडन है वो किया गया है, किस प्रकार से उनकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह जो पद्धतियां हैं वह इस पुस्तक में दी गई है। तो आप देखेंगे कि अब जो है वो इनका जो है वो खंडन हो रहा है, जो साधक है इनका खंडन हो रहा है, इनका दैविक सिद्धांत का जो है वो यहाँ पे खंडन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो शासक के वर्ग के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, न्यायपालिका अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका अलग होनी चाहिए, विधायक पालिका अलग होनी चाहिए। तो यह जो विधान पालिका है, न्यायपालिका है और कह सकते हैं कार्यपालिका है, इनको जो है वो अलग अलग पृथककरण जो है वो इन पुस्तकों के माध्यम से किया जा रहा है। अब जनता के अंदर एक नई जो है वो जागरूकता हमें देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो यह जानकारी देखने को मिल रही है। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें एक अमेरिका की जो है, अमेरिका जो है वो ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ है। तो ब्रिटेन से जब स्वतंत्र हुआ उसकी जो है हमें एक महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिलती है, उसमें एक हमें सरकार को गठन करने का एक प्रारूप जो है वह देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि मॉडल सरकार का जो वर्णन है वो हमें अमेरिका के जब अमेरिका का जब अमेरिका स्वतंत्र होता है वहां पर देखेंगे कि मॉडल सरकार का जो वर्णन है वो वहाँ पे दिया गया है। तो जो मॉडल सरकार का हमें वर्णन देखने को मिलता है उसमें यह विशेषता देखने को मिलती है कि मॉडल सरकार जो था वह कह सकते हैं कि सरकार को चलाने के लिए किस प्रकार का जो मॉडल होना चाहिए वो हमें वहां पे देखने को मिलता है। तो लोग जो है वो उससे भी समझ रहे हैं कि अब इसमें इस प्रकार से भी उनको जो है वो जागरूकता मिल रही है कि जो मॉडल है यहाँ पे मॉडल किस प्रकार का हमें शासक का देखने को मिल रहा है और हमारे फ्रांस में किस प्रकार का शासक है। तो ये जो हमें बदलाव के जो वर्णन देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी हमें चीजें देखने को मिल रही है कि लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता आ रही है। उसके बाद आपको बता दूं ये सब चीजें ठीक थी, ये सब चीजें जब ठीक थी तब भी जो है वो एक लुई चौदहवा द्वारा, यानी कि जो फ्रांसीसी के शासक थे लुई चौदहवा, उनके द्वारा यह घोषणा की गई कि अब जो है वो करों में जो है वो वृद्धि की जाएगी, यानी कि जो कर आपसे वसूला जा रहा है करों में वृद्धि। तो आप देखेंगे कि आग में जो है वो घी डालने का जो है वो कार्य कर दिया लुई चौदहवा ने। लुई चौदहवा कह सकते हैं ने कर की वृद्धि, कर की वृद्धि। तो मैंने आपको पूरा की बात बताया कि राज्य की स्थिति जो दशा है वो किस प्रकार से रही, किस प्रकार से उसने कर को जो है वो उगाया, किस प्रकार से किन किन के ऊपर कितना कितना कर लगाया, वो हमने उसके ऊपर जो है डिस्कस करा। तो इन्होंने जो है वो इस समय जब जनता में जागरूकता आ रही थी उसी समय जो है वह इन्होंने ऐलान करा कि अब जो है वो हम अपनी कर को जो है बढ़ाएंगे, यानी कर में जो है वो वृद्धि करेंगे। तो उसमें हमें क्या क्या बातें देखने को मिलेगी कि यह किस प्रकार से, मैंने आपको बताया कि आर्थिक स्थिति तो इस समय फ्रांस की खराब थी, जो फ्रांस के शासक थे उनका खराब ही था। तो अब जो है वो अपने स्थिति को मजबूत करने के लिए जो है वो सोचे कि जनता के ऊपर जो है थोड़ी सी कर को बढ़ा करके जो है वो उसे कर वसूल लें, तो हमारी जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी सी सुधर जाएगी। तो जब इन्होंने यह करी, जब इन्होंने यह ऐलान करा, अब जो है तो यहीं से हमें जो है वो शुरुआत जो है वह देखने को मिल जाती है। एक मैंने खाना बना तो जो आपको बताया था कि जब यहाँ से उभर रहे हैं लोग, लोगों के अंदर जागरूकता आ रही है, तभी हमें इनके बारे में जो है एहसास हो जाता है कि अब लोग जो है वो क्रांति करेंगे, और यहीं से हमें जो है वो कह सकते हैं कि क्रांति जो है वो शुरुआत देखने को मिलती है। एक महत्वपूर्ण जो है वो जो पॉइंट है आप नोट कर सकते हैं कि जब लुई चौदहवा ने किया तो क्रांति का जो शुरुआत है हमें यहाँ से देखने को मिलता है। यहाँ से जो है उन्हें क्रांति का शुरुआत देखने को मिलता है जब इन्होंने यह घोषणा किया या ऐलान किया, अब जो है वो दर जो है वो बढ़ाया जाएगा। अब हम थोड़ी सी एक चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से जो है वो फ्रांस की थोड़ी सी पद्धति थी, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि फ्रांस में जो है वो कर लगते कैसे थे और इनकी जो है वो लगाने की पद्धतियां क्या क्या होती थी। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि कोई भी शासक, जितने भी फ्रांस के शासक रहे हैं, उनमें से कोई भी शासक इस प्रकार का स्वतंत्र नहीं था कि वह अपना स्वतंत्र रूप से जो है वो जितना चाहे मनमाना जो है वो कर ले सकता था। यानी कि कर की वृद्धि में कर की वृद्धि को करने के लिए जो है उसे इन तीनों वर्ग से, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि तीनों हमें एक्सचेंज देखने को मिलते हैं, इनसे जो है वो राय मशवरा ले सकते थे। यानी कि इनसे जो है वो राय ले, और राय लेने के बाद जो है वह कह सकते हैं कि वह जो जिस प्रकार की वो बातें को बताएं उसके आधार पर जो है वो कर लोगों से वसूल जाना चाहिए।
आपको बता दूं कि जब जो लोग बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पे जो है वो वोटिंग होती है और वोटिंग में जो जिस चीज को ज्यादा जो है वो वोट मिलता है उस पर जो है वो लागू की जाती है। तो आप देखेंगे ये पद्धति हमें देखने को यहाँ पे मिलती है कि वोटिंग वाला जो हमें एक प्रारूप देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को मिलता है कि लोगों को तीनों स्टेट के लोगों को जो है वो बुलाया जाता है और बुलाए जाने के बाद जो है वो उनसे पूछा जाता है कि इतना जो है हम कर बढ़ाना चाहते हैं, आपकी क्या इसमें मंशा है, उस पर लोग अपना वोट देते हैं। तो जैसा जजमेंट होता था उस प्रकार से जो है वो वोटिंग की जाती थी। यानी कि आप देखेंगे कि राजा जो है वो यहाँ से का जो सम्राट था वो इस प्रकार से जो है वो स्वतंत्र नहीं था कि वो कर को बढ़ा सके, वह इन लोगों से पूछने के बाद जो है वो कर को बढ़ा सकता था। लेकिन अब देखेंगे कि सबसे जो हमें एक अंतिम जो हमें फ्रांस की कह सकते हैं कि यह जो सम्मेलन बुलाया गया था यानी कि लोगों की जो बैठक बुलाई गई थी यह हमें जो है वह 1615 ईस्वी में बुलाया गया था। यानी कि 1615 ईस्वी में जो है वो आखिरी बार 1614 ईस्वी में जो है यह बैठक जो है वो लास्ट बार जो है वो बुलाई गई थी। उसमें जितना दर निर्धारित किया गया था अभी तक जो है वो आगामी क्षेत्रों में अभी तक उतना ही दर जो है चलता हुआ देखने को मिलता है कि जो यह बैठक आई थी इसमें जो है वो जितना दर तय हुआ था अभी तक लोग जो है वो उसी को जो है पालन करते हुए लुई चौदहवा तक का जो समय था उसमें वह दे रहे थे। लेकिन अब जो है वो लुई चौदहवा ने जब यह ऐलान करा कि अब बढ़ेगा, उसने जो है एक कह सकते हैं कि बैठक बुलाने का जो है वो प्रयास किया और लोगों को जो तीनों जो तीनों वर्ग के लोग थे उनको जो है वो यह सूचित करा कि यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो आप देखेंगे कि वसाय में जो है एक जो है वो भव्य कह सकते हैं कि महल का जो है वो निर्माण निर्माण हुआ था। तो उसको जो है वो भव्यता से जो है सजाया गया और वहां पे जो है वो तीनों वर्ग के लोगों को जो है वो बुलाया गया। तो जो तीनों वर्ग के लोग थे उनको बुलाया गया जब उन्होंने ऐलान करा कि तीनों वर्ग के लोग इस जगह पर आइए और यहाँ पर जो है वो एक कह सकते हैं कि बैठक है और यहाँ पे हम कर में जो वृद्धि होगी उसको करेंगे और उसको किस प्रकार से करना है, उसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, तो क्या क्या लागू किए जाएंगे, तो आपको जो है वो आके यहाँ पे जो है वो देखना है। तो आपको बता दूं कि पहले वर्ग और दूसरे वर्ग ने जो है वो अपने 300 जो है वो प्रतिनिधित्व जो है भेजे। जो तीसरा वर्ग था उसने अपने जो है वो 600 प्रतिनिधित्व भेजे। तो आपको इस बात को नोट करना है कि पहले वर्ग ने जो है वो 300 प्रतिनिधित्व भेजे, दूसरे ने 300 भेजे और जो तीसरा था उसने 600 जो है प्रतिनिधित्व भेजे। आपको बता दूं कि इस बैठक में ये बैठक बुलाई गई थी, इस बैठक में किसानों का और किसानों का, औरतों का, बच्चों का और जो कारीगर थे उनका जो है वो कोई इसमें जो है वो प्रवेश निषेध था। उनको जो है वो इसमें नहीं बुलाया गया था, उसमें उनको बैठने की जो है वो अनुमति जो है वो नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है वो अपने अपने जो इनके यहाँ से इनके तबके के जो लोग गए थे उनसे लगभग इन्होंने जो है वो 40,000 कम से कम 40,000 पत्रों का जो है वो एक अपना जो है वो शिकायत जो चीजें थी, क्या क्या सुधार चाहते थे, क्या क्या इनकी तकलीफें थी, क्या क्या परेशानियां थी, वह शासक के सामने जो है वो रखने के लिए इन्होंने लगभग 40,000 पत्रों का जो है वो संकलन किया, पत्रों को जो है वो उनके सामने जो है वो पेश किया। लेकिन आपको बता दूं कि जब यह बैठक प्रारंभ हुई, यानी कि जब यह बैठक प्रारंभ हुई तो उसमें उसकी एक जो है वो रूपरेखा इस प्रकार से तैयार हुई कि जो सभी लोग हैं वहाँ पे वो वोटिंग का कार्य, मैंने आपको बताया था कि वोटिंग के जो है वो बतौलत जो है वो जहाँ पे निर्णय की जाती थी किस प्रकार की वोटिंग होगी, उसके किस प्रकार के जो है वो निर्णय होंगे। तो हमें ये चीजें जो है वहाँ पे देखने को मिलेगी कि जो तीसरा स्टेट है, जो मैंने आपको बताया था कि जो जिसके ऊपर समस्त राज्य का जो है वो वित्तीय भार था, जो कि सभी को जो है वो किसान वर्ग था, ये सभी वर्ग जो थे वो कह सकते हैं कि उन पर एक टिके हुए थे, सभी राजस्व उन्हीं के ऊपर थे और बाकी जो वर्ग थे कुलीन वर्ग, प्रशासनिक वर्ग जो है वो कोई प्रकार का कर नहीं देते थे। तो इन्होंने जो है वो अपनी एक जो है वो डिमांड जो है वो रखी, यानी कि डिमांड को जो है वो शासक वर्ग के सामने रखने का प्रयास किया और उनसे कहा आप जो है वो एक प्रकार से वोटिंग करवाइए और जिसकी वोटिंग ज्यादा होगी उसके बातों को जो है सुनने का प्रयास करें, क्योंकि जो है ज्यादा वोट हम दे रहे हैं, ज्यादा कह सकते हैं कर हम दे रहे हैं, सभी चीजों में उन्मूलन हमारा किया जा रहा है, तो जो है हमारी बातों को समझने के लिए हमारे इस जो बैठक है इसमें वोटिंग हमारा किया जाए और इसमें जिसकी संख्या ज्यादा हो उसके फेवर में वोट दिया जाए। तो जो शासक था यानी कि जो लुई चौदहवा था यह इस बात से जो है वो इनकार कर देता है कि हम इस प्रकार की कोई भी पद्धति को जो है वो नहीं लागू करेंगे। आपको जिस प्रकार जो प्राचीन पद्धति चलती आ रही है आपको इसी पद्धति पे चलना है तो चलना है। तो जो तीसरे स्टेट के लोग थे वह जो है वो उस सम्मेलन को छोड़ करके, यानी कि जो बैठक थी उसको छोड़ करके जो है वह चले आते। उस बैठक को छोड़कर जब आते हैं तो आप देखेंगे कि सम्राट ने जब इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, यानी कि जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था उसको अस्वीकार कर दिया, तो अब इन लोगों में जो है वो विद्रोह का जो है भाव जो है वो शासक वर्ग के द्वारा शासक वर्ग के ऊपर जो है वो लगा हुआ देखने को मिलता है। यानी कि शासक वर्ग के प्रति इनकी जो है वो एक कह सकते हैं कि विद्रोह दिखाने का जो है प्रयास किया, वहां से जो है वो बैठक में छोड़ के चले आए, उनको उसी प्रकार से जो है वो छोड़ करके वहां पे चले आए। और आप देखेंगे कि जब यहाँ पे आते हैं
यानी कि जब यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे कि अब हमें जो है वर्साय की एक जगह का नाम देखने को मिलता है इंडोर टेनिस कोर्ट जो है हमें देखने को मिलता है। तो इंडोर टेनिस के कोर्ट में हमें यह जो लोग थे जो वहां से क्रुद्ध हुए थे, जो वहां से कह सकते हैं कि आए थे, उन तबके के लोगों ने जो है वो एक तरीके से जो है वहां इकट्ठा होना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने 20 जून को जो है वो यह प्रतिनिधित्व उन्होंने किया कि यहाँ पे जो है उन्होंने एक कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली की जो है वो घोषणा कर दी। यानी कि इनको जो है वो 20 जुलाई को जब वहां से वो आते हैं गुस्से में, तो यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया कि इडोर टोकिन नामक एक कोर्ट है, वहां पे जगह है, वहां पे ये लोग जो है वो इकट्ठा होना जो है वो प्रारंभ कर देते हैं और जब इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होने के बाद आप देखेंगे कि इन्होंने जो है वो कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली की जो है वो घोषणा कर दी। इन्होंने यह घोषणा करी कि यह जो असेंबली है यह तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप जो शासक है, जो शासक सम्राट है, उसके ऊपर कोई ऐसी संवैधानिक शक्ति नहीं लागू होगी कि उसकी शक्तियों को जब तक अंकुश करने वाला कोई संविधान नहीं लागू होगा तब तक ये असेंबली इसी प्रकार से जो है वह चलती रहेगी और हम जो है वो यहाँ पे जो है वो धरना पे जो है वो बैठे रहेंगे। तो अब ये तो बात रही कि यहाँ पे धरना पे लोग बैठ गए, ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखेंगे यही समय है कि जब फ्रांस में जो है वह शीत का जो है वो कहर बढ़ता है, यानी कि शीत जो है वो कहर बरसता था। तो आपने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब शीत का कहर बरसता था तो लोगों के साथ क्या क्या होता था कि वहां पे जमाखोरी की व्यवस्था चालू हो जाती थी। जो कीमतें जो कम थी, उन जो वस्तुओं की कीमतें कम होती थी, उनकी वस्तु जब यह व्यवस्था आती थी उनकी कीमत बढ़ जाती थी। तो ये भी पद्धति हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो जमाखोरी व्यवस्था है वो अभी हमें देखने को मिलती है कि जमाखोरी की व्यवस्था है उसके बारे में ऐसी वर्णन देखने को मिलती है कि जो जमाखोरी व्यवस्था है वो इस प्रकार से यहाँ पे घुल मिल गया था कि अब जो लोग थे, एक तो यहाँ पे वो अनशन पे बैठे हुए हैं, सरकार द्वारा कोई उनको मदद नहीं मिल रहा है, वो ऐसे ही गुस्साए हुए हैं, फिर भी ऊपर से जो है वो यहाँ पे शासक द्वारा, यानी कि शासक द्वारा इन पर जो है वो कोई किसी प्रकार का जो इनके सुधार में कार्य नहीं किया जा रहा है। जनता पहले से जो है वो क्रोधित हो चुकी है कि इनको जो है वो कोई ऊंचा स्थान नहीं प्राप्त हो रहा है, उनको कुलीन वर्ग से और जो प्रशासनिक वर्ग है उनको इनको उनमें रखा नहीं जा रहा है। तो ये पद्धतियां यहाँ पे देखने को मिलती है। तो अब जनता जो है वो आक्रोश के रूप में जो है हमें देखने को मिलती है। जब आक्रोश में आप देखेंगे कि यह जो कह सकते हैं कि असेंबली, जब मैंने आपको बताया था कि जो असेंबली तैयार की गई थी इसके जो है नेतृत्व करने वाले हमें दो देखने को मिले। पहला जो मिले हैं वो मियावो देखने को मिले हैं और दूसरे हैं आबे सीट जो है सीए आबे सीए जो है वो हमें इसके प्रतिनिधित्व के रूप में, जो कि एक नेता के रूप में जो है वो कार्य करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। तो जब मैंने आपको बताया कि यह असेंबली जो है वो प्रारंभ होता है, ठीक उसी समय पे जब यह असेंबली प्रारंभ होता है ठीक उसी समय पे जो है वो एक हमें शीत का जो है प्रकोप यहाँ पे देखने को मिलता है और लोगों द्वारा जो है वो उसका उन्मूलन किया गया। जो जमाखोर थे, जो कह सकते हैं कि कुलीन वर्ग थे, वो उन्होंने जो है वो अपनी कीमतों को बढ़ा दिया और शासक द्वारा जो है वो कोई भी उनको ऐसी सहानुभूति नहीं मिली जिससे कि वो आगे चल करके आगे जो है वो सर्वाइव कर पाए। अब लोग जो है वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने जो है वो एक तरीके की जो है वो बगावत जो है वो करना प्रारंभ कर दिया। एक बगावत जो है वो उन्होंने कह सकते हैं कि करना प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे कि हमें जो गुस्साई भीड़ देखने को मिलती है, इसने जो है वो दुकानों के ऊपर जो है वो धावा बोला, दुकानों के ऊपर धावा बोल दिया और धावा बोलने के बाद कई जगहों पे जो है वो लूटपाट करे, कई सारी जगहों पे जो है वो इन्होंने ये सारी चीजें करी। तो आप देखेंगे 14 जुलाई को बास्टील पर इन्होंने धावा बोला और उसको जो है पूरी तरीके से विध्वंस कर दिया, उसका पूरी तरीके से विध्वंस करा। और जब विध्वंस कर दिया तो विध्वंस करने के बाद उसको जो है वो कह सकते हैं कि जब यह चीजों को देखा तो शासक ने, जो शासक सम्राट था, उसने जो है अपनी सेना को आदेश दिया। जब जनता गुस्साई हुई देखने को मिलती है, गांव से लोग जो है वो निकल रहे हैं, जो जमींदार है उनको पीटा जा रहा है, जमींदार जो है वो अपने जमीनों को छोड़ करके भाग जा रहे हैं, जो सामंत है वो अपनी सामंती छोड़ के भाग रहे हैं, जो अधिकारी हैं वो अपना जो है वो पद छोड़कर उठ के भाग रहे हैं। जनता इतनी आक्रोशित है कि जिसको पाती उसको जो है वो मारने का प्रयास करती, लाठी गोजी डंडा जिसको जो मिलता वो लेकर के इसमें जो है कूदा हुआ देखने को मिलता है। इसमें सबसे ज्यादा जो हमें विशेषता देखने को मिली है वो औरतों का देखने को मिला है कि औरतें जो है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पे हमें आक्रांता के रूप में जो है देखने को मिलती है। तो शासक जो था, वो जो लुई 14 थे, वो इनसे जो है वो डर गए, यानी कि उन्होंने जब ये भयावह रूप देखा तो वो जो है वो इनसे डर जाते हैं और इनसे डर जाने के बाद जो है वो इनकी सारी प्रस्तावों को जो है वो मान लेते हैं। यानी कि इनकी जो प्रस्ताव थी कि इस विद्रोह में आप देखेंगे कि लुई 14वां ने जो है वो नेशनल जो असेंबली थी उसकी बातों को जो है वो माना और उन्होंने अपनी शक्ति को कम, अपने शक्ति पर जो है वो अंकुश करने के लिए जो है वो संविधान का जो है वर्णन करना, यानी कि संविधान का जो है वो अंकुश अपने ऊपर जो है वो माना। अब जब इन्होंने संविधान का अंकुश माना
तो जब इन्होंने अपने संविधान के जब यह संविधान के अंतर्गत आ गए, इनकी कई सीमाएं कई ऐसी सीमाएं थी जिसको जो है वो जनता द्वारा जो है वो रोका गया। तो आप देखेंगे जो ये असेंबली है, ये काफी महत्वपूर्ण जो है वह चीजें करती हुई देखने को मिलेगी, जैसे कि इसने पूरा वहाँ की जो संविधान थी उसका रचना किया, एक प्रारूप जो है वह तैयार करने का जो है प्रयास किया। तो एक प्रारूप जो है वो उसने जो है वो प्रारंभ किया। तो आप देखेंगे 4 अगस्त 1789 ईस्वी को जो है वो रात में जो है वो यह असेंबली जो है वो अपने कर्तव्यों का और जो कह सकते हैं सामंती व्यवस्था था उसका इन्होंने जो है वो एक जो सामंती लोग थे जिस प्रकार से इनके ऊपर जो है वो राज कर रहे थे उनको उन्मूलन करने का जो है वो एक प्रकार से जो है वो पद्धति प्रारंभ किया और उन्होंने इनके ऊपर जो है वो एक विशेष जो है वो अधिकार स्थापित करने का प्रारंभ किया। इनके जब इन्होंने ये पद्धति लागू करी, जब इन्होंने संविधान को लागू करा तो कई सारी जो चीजें थी वो इन्होंने परिवर्तन करा। जिन जिन चीजों से परेशान थे इन्होंने उन चीजों में जो है वो परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। तो अब हम देखेंगे कि संविधान से जो परिवर्तन, तो अब जो है वो क्रांति का मैंने एक शुरुआत किस प्रकार से हुआ था ये बताया कि वहां पे बैठक होती है, बैठक में लोग जाते हैं और वहां पे जो है वो तीसरा तबका जो था वो रुष्ट हो जाता है, रुष्ट होने के बाद वो बाहर आता है, बाहर आने के बाद वो एक कह सकते हैं कि अन्वेषण करता है। आप देखेंगे कि एक जो है भीड़ एक कह सकते हैं कि अन्वेषण करती है, ये पद्धति में देखने को मिलती है। फिर शासक द्वारा जो है उस पर रोक लगाया जाता है, फिर भी जो भीड़ है वो अंकुश नहीं होती, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का जो है वो रोक नहीं लग पाता है। तो शासक देखेंगे कि शासक जो है वो हार मानता है और हार मानने के बाद अपने शक्तियों के ऊपर जो है वो संविधान की शक्ति को जो है वो स्वीकार कर लेता है। तो अब हम देखेंगे जब वो शक्तियों को स्वीकार करता है अपने ऊपर तो उसमें हमें क्या क्या महत्वपूर्ण जो है वो चीजें बदलती हुई देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि संविधान संविधान के बाद परिवर्तन। संविधान के बाद जो है परिवर्तन उनसे क्या क्या हुआ तो हम थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान के बाद कौन कौन सी ऐसी जो परिवर्तन है कि लोगों द्वारा जो है वो इसमें किया गया, तो हम एक एक पॉइंट को जो है वो समझते हुए चलेंगे कि क्या क्या इसमें जो है वो परिवर्तन हमें देखने को मिलती है। यह संविधान लागू कब हुआ तो आपको बता दूं कि 4 जुलाई 1789 ईस्वी को यह जो है वो संविधान रात को जो है वह तैयार किया गया इन्हीं लोगों के द्वारा, जो तीसरे वर्ग के लोग थे, इन्हीं के द्वारा जो है वो यह संविधान जो है वो तैयार किया गया। सरकार को जो शासक था, सम्राट था, उसको इसके अंतर्गत जो है वो रखा गया और कई शक्तियों के ऊपर जो है वो कह सकते हैं कि जो सामंती व्यवस्था थी, आप देखेंगे उनके कर्तव्यों का, उनका कर्तव्य क्या होना चाहिए, इन सभी के ऊपर जो है उन्होंने एक डिटेल में जो है वो परिचय किया। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या जो चीजें हैं वो परिवर्तित होती हुई देखने को मिलती है। तो मैंने आपको बताया था कि पादरी जो वर्ग हमें देखने को मिलता है, इसका जो है इसका जो कुलीन वर्ग पादरी वर्ग थे उन्होंने 60% जमीन पर जो है वो कब्जा कर लिया था और सरकार को किसी प्रकार का जो है वो कर नहीं दे रहे थे। तो अब हम देखेंगे कि पादरी वर्ग जो है उसके जो विशेषाधिकार थे उसको जो है वह नष्ट कर दिया गया। जो विशेषाधिकार थे संविधान के द्वारा उसके जो है विशेषाधिकार को जो है वह नष्ट कर दिया गया। तो आप देखेंगे जब उसके विशेषाधिकार को नष्ट किया गया तो जो यहाँ पे कर, मैंने आपको बताया था कि धार्मिक कर जो हमें देखने को मिलता है टाइट कर को जो है अब जो है वो सरकार को मिलने लगा, यानी कि सरकार को मिलने लगा उसका जो है वह राजस्व बढ़ा। अब देखेंगे कि जब वो राजस्व बढ़ रहा है तो अभी हमने इसके बारे में देखा कि राजस्व जो है वो यहाँ से जब इनको मिल रहा है तो राजस्व जो है वो सरकार का बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि जो धार्मिक कर है उनको समाप्त कर दिया, यानी कि जो धार्मिक कर थे उनको समाप्त कर दिया गया। जो नीचे वर्ग के लोगों से लिया जा रहा था, जो तीसरे वर्ग के लोगों से लिया जा रहा था, जो तीसरे स्टेट के लोगों से लिया जा रहा था, वह जो है पूर्ण रूप से जो है वो समाप्त कर दिया गया। यह समस्त वर्ग के लोगों के लिए जो है वो लगाया गया, लेकिन यह इसकी जो राशि थी वो थोड़ी सी कम रखी गई, थोड़ी सी बहुत ही कम रखी गई ताकि सभी लोग जो है वो इसको अपनी स्वेच्छा से जो है वह दे सके। यह पद्धति हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो चर्च और स्वामित्व हमें देखने को मिलता है कि चर्च वाले स्वामित्व वाली जमीनों पर जो है वो जब्त कर लिया गया। जो मैंने आपको बताया था कि जो हमें 60% जो है वो चर्च को भुगतान की जाती थी, तो 60% जो जमीन थी अब जो है वो उसको जब्त कर लिया गया और जो है उसको सरकार के अंतर्गत जो है वो रखा गया। तो जब सरकार के अंदर रखा गया तो यहाँ से भी उसको जो है राजस्व जो है वो प्राप्ति हुई। तो आप देखेंगे इसी प्रकार से, तो ये सारी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती है कि उनको जब जमीनों को जब्त किया गया तो कई सारी जो है वो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि जब इन सभी लगभग इन सभी चीजों को जब इन्होंने रोका, यानी कि इन्होंने संविधान के दायरे में ला करके जब इन सभी चीजों को रोका, जैसे सामंती वर्ग को रोका, धार्मिक कर को समाप्त किया, जो चर्च की कह सकते हैं जो चर्च वाली हमें जमीनें देखने को मिलती हैं जो कि सामंत लोग, कुलीन वर्ग के लोग जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे थे,
तो अब उसमें जो है वो हमें परिवर्तन देखने को मिलता है कि लगभग इन सभी को रोकने से, इन सभी पर कब्जा करने से, इन सभी के अधिकार को नष्ट करने से जो है वह सरकार को लगभग जो है वो 20 अरब जो है वह लिब्रे की संपत्ति जो है वो प्राप्त हुई। लिब्रे संपत्ति यानी कि 20,000 जो है 20 अरब जो है वह कह सकते हैं कि संपत्ति प्राप्त हुई। 20 अरब की संपत्ति, जो कि वहाँ के लिब्रे एक हमें मुद्रा देखने को मिलती है, तो फ्रांस की जो मुद्रा है उसका नाम लिब्रे है। तो 20 अरब लिब्रे की जो है वह संपत्ति सरकार को प्राप्त हुई। तो जब सरकार को यह संपत्ति प्राप्त हुई, उसने अब इसका क्या क्या किया, इन सभी बातों के बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में यानी कि नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस क्लास का, हम उसके ऊपर जो है वह चर्चा करेंगे। तो हमने एक जो है वो बेसिक बातें जो थी वो इस पूरे अध्याय का एक खाका वाका जो बुना जा रहा था, हमने उसके बारे में समझा। अब भाई हम देखेंगे कि किस प्रकार से जो शासक है, जो लुई 14वां है, इनको किस प्रकार से जो है वह फांसी चढ़ाया जा रहा है, क्या क्या महिलाओं की स्थिति रही, क्या क्या दासों का स्थिति रहा। तो हम अभी उन सभी के ऊपर चर्चा जो है वो अपने नेक्स्ट सेशन में जो है वह करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और आपको ये क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस एनसीईआरटी की जो क्लास है इसका जो है वो मूल महत्वपूर्ण चीजें हैं वो उनको जो है वो मिल सके। तो मैं इसी के माध्यम से जो है वो आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो चीजें हैं वो समझाता हुआ चलता हूँ। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसको जो है वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की क्लास को मैं तक रखते हैं, चलते हैं। जय हिंद।